हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो हमारी ये जो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है, इसमें आज हम 20 सितंबर 2020 का जो करंट अफेयर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हम रोज़ के नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स, बुक्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स न्यूज़ अर्थात जो खेल समाचार हैं, और इसके साथ ही हम रोज़ के करंट अफेयर्स में कुछ स्टैटिक फैक्ट्स भी देखते हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक फैक्ट्स जब आप पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है कि करंट अफेयर्स तो आपका रोज़ रोज़ चलता ही है, उसके साथ में स्टैटिक्स फैक्ट्स का भी आपका रिवीजन होता जाता है। तो इसलिए हमने इस सीरीज़ में जो स्टैटिक फैक्ट्स हैं उन्हें भी इंक्लूड किया है। देयर इज़ अ सेइंग दैट द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन द बैटल। तो अगर आप अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम में, जब आपका कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होगा, वहाँ पर आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। सो प्लीज़ प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। तो इसी के साथ में हम आज का जो डेली करंट अफेयर्स है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा जो सबसे पहला सेक्शन होता है नेशनल अफेयर्स अर्थात राष्ट्रीय मामले। इसमें आज की हमारी पहली न्यूज़ है स्पाइस प्लस पोर्टल जो है उससे संबंधित। तो ये जो SPICE प्लस पोर्टल है, जिसे स्पाइस प्लस पोर्टल बोला जा रहा है, ये डिप्लॉय किया है अर्थात इसे अधिसूचित और तैनात किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा। ये जो पोर्टल है ये किस लिए महत्वपूर्ण है? तो ये एक महत्वपूर्ण जो रोल है वो प्ले करेगा गवर्नमेंट का जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का इनिशिएटिव है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जो हमारी सरकार का इनिशिएटिव है उसमें ये एक अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले करेगा। ये जो प्लेटफॉर्म है स्पाइस प्लस पोर्टल, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि इसमें 10 सर्विस प्रोवाइड की जाती है। किसे? जो भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसे। तो ये जो 10 सर्विस है इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो 10 सर्विस है वो कौन सी है। तो ये 3 सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज़ जो हैं उनके अंदर है। वो 3 मिनिस्ट्री की सर्विस कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है अर्थात कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय जो सर्विस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर मतलब श्रम मंत्रालय, और इसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है अर्थात वित्त मंत्रालय में जो राजस्व विभाग है। इन सभी के द्वारा, इन तीनों मंत्रालयों के द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती है वो इस स्पाइस प्लस पोर्टल के अंतर प्रदान की जाएगी। जिससे क्या होता है कि भारत में अगर किसी कंपनी को नया बिजनेस खोलना है तो उन्हें आसानी होगी। क्यों? क्योंकि इनको इन तीनों मंत्रालयों के पास में अलग अलग जाकर जो अगर कोई इनको रजिस्ट्रेशन कराना है या कोई अकाउंट ओपन कराना है तो वो अलग अलग जाने की जगह एक ही पोर्टल पर ये तीनों चीज़ें जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कोई भी नया बिजनेस वो है स्टार्ट करने में आसानी होगी। इससे क्या होगा कि एक तो टाइम की बचत होती है, साथ ही जो कॉस्ट है बिजनेस स्टार्ट करने की वो कम होती है एक ही पोर्टल पे चीज़ें उपलब्ध होने से। तो ये जो स्पाइस प्लस पोर्टल है इसके 2 पार्ट है। पार्ट ए में तो क्या होता है कि आप अपनी नई जो कंपनी है उसका नाम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और पार्ट बी क्या होगा, उसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। मैं जैसे पार्ट ए के अंतर्गत आपने सर्विस का जो कंपनी है उसका नाम रजिस्टर करा लिया, उसके बाद में आपको उस कंपनी के लिए मान लीजिए कि पैन नंबर चाहिए या फिर EPFO चाहिए या फिर इसी तरीके की कोई और अन्य सर्विसेज जो हैं वो चाहिए, या फिर कोई आपको सर्टिफिकेट चाहिए उसके अंतर्गत, तो वो सभी एक ये जो पोर्टल है इसके अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। इससे क्या होता है कि ऑन स्क्रीन फाइलिंग हो सकती है और रियल टाइम डाटा जो है वो भी पता लग जाता है, जिससे जो कंपनी है उन्हें आसानी होती है। इसके साथ ही ये बोला जा रहा है कि इसका जो डैशबोर्ड है वो यूज़र फ्रेंडली है। अब हम यहाँ पर जो 10 सर्विसेज की बात करें जो इस पोर्टल के अंतर्गत दी जाएगी, वो होगी नाम रजिस्टर कराने की, नई कंपनी है तो उसका नाम आरक्षण कराने की। इसके बाद में दूसरी होगी इनकॉर्पोरेशन की अर्थात निगमन की। तीसरी होगी DIN अलॉटमेंट करने की, ये यहाँ पर DIN आवंटन करने की। चौथी सर्विस होगी मैंडेटरी इशू ऑफ PAN, पैन जो होता है उसके अनिवार्य जो इशू होता है उसको लेकर, टैन नंबर जो होता है उसको लेकर। इसके बाद में मैंडेटरी इशू ऑफ EPFO रजिस्ट्रेशन, मैंडेटरी इशू ऑफ ESIC रजिस्ट्रेशन, मैंडेटरी इशू ऑफ प्रोफेशन टैक्स रजिस्ट्रेशन जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत किया जाएगा, और इसके साथ ही मैंडेटरी ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट फॉर द कंपनी, मतलब अगर जो कंपनी ओपन कर रहे हैं उसके लिए एक बैंक अकाउंट की भी ज़रूरत होगी, तो ये सर्विस भी इस पोर्टल के अंतर्गत दी जाएगी। साथ ही ये GSTIN नंबर जो होता है वो भी प्रोवाइड होगा इसी पोर्टल के अंतर्गत। इसके अलावा ये जो पोर्टल है इसमें ये जो 10 सर्विस दी जा रही है, इसमें हमने देखा कि 3 तो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट है जो कि हमने अभी यहाँ पर पढ़े। इसके अलावा यहाँ पर
इसके साथ में एक स्टेट गवर्नमेंट है और वो स्टेट गवर्नमेंट है महाराष्ट्र की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो मैंडेटरी इशू ऑफ प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन है वो इसके अंतर्गत दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये जो पोर्टल है इसके बारे में चर्चा करी। तो हमने यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो बात की है, उनके द्वारा ये जो पोर्टल है इसे डिप्लॉय किया है। तो आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है कि हमारे देश में जो कॉर्पोरेट मिनिस्टर है उसका अभी इंचार्ज कौन है, तो वो है मिसेस निर्मला सीतारमन। तो ये जो नाम है ये आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। इसके बाद में नेशनल अफेयर्स में हमारा जो आज का सेकंड न्यूज़ है वो है हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड अर्थात HOCL, जो कि एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, एक PSU है। उसके सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनको BIS सर्टिफिकेशन जो है वो मिल गया है। तो इसके अंतर्गत हमको दो चीज़ें जाननी है। एक तो BIS सर्टिफिकेशन क्या है, जो BIS है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है वो क्या है, और इसके अलावा हम यहाँ पे ये जो PSU की बात कर रहे हैं HOCL हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड, ये क्या है। तो हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड जो कि हमने देखा कि एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत, अर्थात रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत। तो ये जो PSU है इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा सर्टिफिकेशन मिल गया है। तो ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा, ताकि किसी भी चीज़ की जो क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड है, वो मेंटेन किया जा सके। अब ये जो कंपनी है ये केमिकल लिमिटेड है, मतलब कि ये जो केमिकल होते हैं, जो रसायन होते हैं, ये बनाती है। तो इसके द्वारा अगर कोई केमिकल बनाया जा रहा है तो उसका स्टैंडर्ड कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ये कैसे पता लगेगा। तो ये इस तरीके के जो सर्टिफिकेट दिए जाते हैं BIS के द्वारा, इससे पता लगता है। इसके अलावा अगर हम ये HOCL की बात करें तो ये मैन्युफैक्चरिंग जो होती है केमिकल की, उसके क्षेत्र में हमेशा से ही पायोनियर रही है, हमेशा से ही ये अग्रणी रही है, और क्वालिटी जो है वो इस कंपनी का मेन मोटो रहा है। तो जिसके अंतर्गत क्या हुआ है कि इसे BIS का सर्टिफिकेशन मिल गया है। अगर हम BIS की बात करें कि एक्चुअल में BIS है क्या, तो BIS जो है वो एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जो कि इस तरीके के जो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट होते हैं, क्वालिटी सर्टिफिकेट होते हैं, वो प्रदान करती है। HOCL जो है वो केमिकल इंडस्ट्री में एक लीडर है और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो है कोची इन केरला। तो ये आपको याद रखना है। ये जो HOCL है ये ऑर्गेनिक केमिकल प्रोवाइड करती है, और मेन ये जो केमिकल प्रोवाइड करती है वो होते हैं ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसके लिए, मतलब कि जो दवाइयाँ बनती है उनमें जो केमिकल्स की आवश्यकता होती है उसमें केमिकल जो हैं इस POCL जो है उसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही जो रेजिन्स बनते हैं, इसके अलावा जो रंजक बनते हैं या फिर रंजक मध्यवर्ती जो होते हैं, मतलब जो डाइज होती है या फिर डाई इंटरमीडिएट्स जो होते हैं, डाई में मिलाने वाले जो और दूसरे केमिकल होते हैं, इसके अलावा जो रबर केमिकल हैं, पेंट है, पेस्टिसाइड है, या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में जो केमिकल यूज़ होते हैं वो सभी इस कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अलावा अभी ये देखा जा रहा है कि कोविड-19 के चलते ये जो कंपनी है इसके द्वारा अभी सैनिटाइजर्स भी बनाए गए हैं इस पब्लिक सेक्टर यूनिट के द्वारा। ये जो HOCL है ये 1960 में स्थापित हुई थी, और ये उस समय 1960 में ऐसी पहली कंपनी थी भारतीय जिसके द्वारा जो बेसिक केमिकल हैं वो बनाए जाते थे। आपको पता है कि पहले जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी, जब भारत आज़ाद नहीं था, जब भारत ब्रिटिश शासन में था, और उसके बाद में जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद में ये जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका इंडियनाइजेशन चालू हुआ था, ताकि भारत में इस प्रकार के जो केमिकल हैं या फिर और जो दूसरी इंडस्ट्रियल चीज़ें हैं वो बनाई जा सके। तो उस टाइम 1960 में जब ये HOCL बनी थी तो ये पहली कंपनी थी जिसके द्वारा इस तरीके के जो बेसिक केमिकल थे वो भारत में बनाए जाते थे, जिससे भारत को जो सेल्फ रिलायंस है, आत्मनिर्भरता है, वो प्राप्त हुई थी, और भारत का जो इम्पोर्ट पे भारत निर्भर था वो निर्भरता कम हुई थी। पहले भारत के द्वारा काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का जो इम्पोर्ट है वो किया जाता था, जो कि कम हुआ था इस कंपनी के आने के बाद में केमिकल्स को लेकर। यहाँ पर जब हम BIS की बात करते हैं तो BIS की फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो मैंने आपको बताया कि जो ये BIS है इसके द्वारा बहुत सारे सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। तो अब एक ही सर्टिफिकेट सब चीज़ों के लिए नहीं दिया जाता है। जैसे अगर आप कोई गोल्ड की या सिल्वर की चीज़ ले रहे हैं तो उस पर टैग, उस पर जो सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट होता है वो अलग होता है, कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो उसका सर्टिफिकेट अलग होता है। इस प्रकार से आप देखते होंगे कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस पर वेज और नॉन वेज का टैग लगा हुआ होता है। जब आप कोई खाने की चीज़ खरीदते हैं, वेज के लिए आपको पता है कि एक ग्रीन कलर का इस तरीके का सिंबल होता है और नॉन वेज के लिए रेड कलर का इस तरीके का सिंबल होता है। इसके अलावा जब आप कोई इलेक्ट्रिक उपकरण खरीदते हैं तो उसमें भी अलग तरीके के जो लोगो होते हैं, जो मार्क होते हैं वो होते हैं, ताकि आपको पता लगे कि इनके द्वारा जो स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी है वो मेंटेन की गई है या नहीं की गई है। तो ये जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किए जाते हैं इनमें से कुछ सर्टिफिकेशन बीआईएस के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। जो बीआईएस है वो एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है भारत की, जिसके द्वारा स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग और क्वालिटी सर्टिफिकेशन जो हैं चीज़ों के वो प्रदान किए जाते हैं। मतलब उस चीज़ों का मानकीकरण किया जाता है, अंकन किया जाता है और गुणवत्ता का प्रमाणन किया जाता है कि जो गुणवत्ता है वो सही है या नहीं है। इससे क्या होता है कि इस तरीके का गुणवत्ता की जांच होती है, मानकीकरण होता है, तो जो ट्रेसेबिलिटी और टेंजिबिलिटी बेनिफिट होते हैं वो प्राप्त होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ बन रही है और बिक रही है और उसकी क्या गुणवत्ता है, वो उसमें कितना मानकीकरण है, उस सब का पता नहीं है। तो इस तरीके की जो बॉडी है उनके द्वारा इन चीज़ों की जांच की जाती है। इन चीज़ों की जांच करने से क्या होता है कि एक रिलायबल क्वालिटी की चीज़ें प्राप्त होती है, एक रिलायबल क्वालिटी के जो गुड्स हैं वो प्राप्त होते हैं जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर जो खाद्य पदार्थ हैं उन्हें इस प्रकार का सर्टिफिकेशन दिया जाता है तो जो हेल्थ हैज़र्ड्स हैं वो कम होते हैं ग्राहकों को। इसके साथ ही जो आयात और निर्यात है उसको बढ़ावा मिलता है। आयात और निर्यात को बढ़ावा कैसे मिलता है? अगर हमारे देश में जो चीज़ों का उत्पादन हो रहा है वो अगर अच्छी होगी तो उसका निर्यात अच्छा होगा, क्योंकि जब भी ये चीज़ें दूसरे देश में जाती है तो वो ये देखते हैं कि इनकी क्वालिटी कैसी है, किस स्टैंडर्ड की है। तो अगर हमारे देश में जिन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अगर वो अच्छी होगी तो उनका निर्यात ज़्यादा होगा। इसके साथ ही ये एक प्रकार से आयात के लिए सब्स्टिट्यूट का काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारे देश में ही चीज़ ज़्यादा अच्छी बन रही है तो हमें आयात कराने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके साथ में क्या होता है कि मानकीकरण, प्रमाणन और परीक्षण जो होता है उसके माध्यम से जो किस्मों का प्रोलिफरेशन किया जाता है, प्रसार किया जाता है, अर्थात उसमें परिवर्तन किया जाता है, तो उसका पता लगता है। मतलब मान लीजिए कि किसी कंपनी के द्वारा या फिर किसी पीएसयू के द्वारा या फिर किसी अन्य मैन्युफैक्चरिंग सेंटर पे कोई वस्तु बनाई गई, उनका एक बार सर्टिफिकेट लेने के लिए उनने उसे अच्छा बना दिया, लेकिन कुछ समय बाद में उनने उसकी क्वालिटी ख़राब कर दी। तो इसके लिए बार बार मानकीकरण जब होता है और परीक्षण होता है तो उस पर एक तरीके से चेक जो है वो रखा जाता है। यहाँ पर बीआईएस के अलावा हमको जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि कई प्रकार के जो मार्क्स होते हैं जो भारत में दिए जाते हैं उनके बारे में जानना। तो यहाँ पर आपको एक इमेज से बताया गया है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन से मार्क्स हैं जो कि भारत में दिए जाते हैं और वो महत्वपूर्ण है। तो बीआईएस के द्वारा सबसे पहले दिया जाता है बीआईएस हॉलमार्क। तो बीआईएस हॉलमार्क है तो यहाँ पर आपको पता है कि ये बीआईएस अर्थात ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को दिया जाता है। और ये किस लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है ज्वेलर्स को। जब हम कोई ज्वेलरी खरीदते हैं जिसमें सिल्वर या फिर गोल्ड आते हैं तो उनके मानकीकरण के लिए, जैसे अगर आपको बोला जा रहा है कि आपने कोई गोल्ड की चैन खरीदी और आपको दुकानदार के द्वारा, ज्वेलर के द्वारा ये बोला गया कि ये 24 कैरेट गोल्ड है, आप कैसे मान लेंगे कि ये 24 कैरेट गोल्ड है? तो ये जो मानकीकरण है, ये जो सर्टिफिकेट है, ये बीआईएस हॉलमार्क के द्वारा हॉलमार्क दिया जाता है। अगर आप जो चीज़ ले रहे हैं उस पर बीआईएस का हॉलमार्क जो है वो लगा हुआ है तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जो बोला जा रहा है वो सच है, ये सच में 24 कैरेट जो है गोल्ड की चीज़ आपको मिल रही है। इसके अलावा दूसरा होता है एग मार्क। ये जो है ये एग मार्क का साइन है। एग मार्क जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो होते हैं, कृषि प्रोडक्ट जो होते हैं उनके द्वारा उनके लिए दिया जाता है और ये दिया जाता है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एग मार्क है वो दिया जाता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। तो ये जो एग है एजी, इससे आपको याद रह जाएगा कि एग मार्क दिया जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए। इसके बाद में आईएसआई मार्क, ये आईएसआई मार्क का साइन है। आईएसआई मार्क किस लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए। ये भी बिजनेस ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा दिया जाता है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो होते हैं उनके लिए इस प्रकार का आईएसआई मार्क जो है वो दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके द्वारा कोई लोहे की वस्तु खरीदी जाती है, कोई इस्पात की वस्तु खरीदी जाती है, एल्यूमिनियम की चीज़ खरीदी जाती है, तो उन पर इस तरीके का आईएसआई मार्क जो है वो होता है। इसके अलावा एक एफपीओ सर्टिफिकेट होता है। एफपीओ सर्टिफिकेट जो होता है, एफपीओ मार्क जो होता है वो इस तरीके का होता है और ये दिया जाता है जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं।
प्रोसेस्ड फूड का मतलब होता है कि जैसे आप जैम लाते हैं, आप सॉस लाते हैं, तो इस तरीके के जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उन पर ये जो एफपीओ मार्क है ये होता है। ये दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग से प्रोसेस्ड फूड से रिलेटेड है। आप इसको एफपीओ को याद कर सकते हैं फूड प्रोसेसिंग से, और दिया भी जाता है ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा। इसके बाद में एक मार्क होता है नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल मार्क। तो नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल मार्क जो है ये जितने भी नए व्हीकल लिए जाते हैं, जो भी नए व्हीकल भारत में बिकते हैं, उनको प्राप्त करना आवश्यक होता है। ये जो सर्टिफिकेट है ये एक तरीके से कंफर्म करता है कि ये जो व्हीकल है इसमें कौन सा बीएस स्टैंडर्ड जो है उसका यूज़ किया गया है। बीएस पर नॉर्म आपको पता होगा, भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड जो होते हैं, जो कि अभी आपको पता है कि भारत स्टेज 6 नॉर्म का जो यूज़ है वो किया जा रहा है। और अगर आप करंट अफेयर्स कंटिन्यू पढ़ते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि भारत स्टेज 4 नॉर्म का यूज़ किया जाता था पहले, उसके बाद में 5 को छोड़कर अब हम डायरेक्ट भारत स्टेज 6 एमिशन स्टैंडर्ड जो है उस पर आ गए हैं। तो ये जो बीएस नॉर्म है ये कंफर्म किया जाता है नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल मार्क के द्वारा। और ये जो नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल मार्क है इसकी वैलिडिटी 1 साल होती है और उसके बाद में आपको इसको रिन्यू कराना पड़ता है। ये सुनिश्चित करता है कि आपका जो व्हीकल है वो पॉल्यूशन नहीं फैला रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट मार्क है इंडिया ऑर्गेनिक। तो ये जो इंडिया ऑर्गेनिक मार्क है ये दिया जाता है ऑर्गेनिक फार्म फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके लिए, मतलब जो फूड प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली बने हैं, मतलब जिनके लिए जो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनका उपयोग नहीं किया गया है, मतलब रासायनिक खाद जो होती है उसका उपयोग नहीं किया गया है। जैसे आपको पता होगा कि जो सिक्किम है वो भारत की पहली ऑर्गेनिक स्टेट बनी थी, मतलब वहाँ पर जो भी खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जाता है, जिस भी प्रकार की कृषि की जाती है वो सब ऑर्गेनिक होती है। तो इस तरीके से वो सर्टिफिकेशन कैसे मिलता है, तो वो ऑर्गेनिक इंडिया मार्क होता है उससे मिलता है। इसके अलावा एक मार्क है इको मार्क। ये जो इको मार्क है ये भी बीआईएस के द्वारा ही दिया जाता है और ये इको मार्क का लोगो है। ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो हैं उनके लिए दिया जाता है। तो आप आजकल कई चीज़ों के लिए सुनते होंगे कि जैसे एडिबल स्ट्रॉज आने लग गई है। पहले स्ट्रॉ होती थी प्लास्टिक की स्ट्रॉ, आपको पता है, जो आप बॉटल में लगाकर जिनसे आप पानी पीते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो पहले जो ये प्लास्टिक की आती थी, अब ये भी एडिबल आने लग गई है। इससे क्या होगा कि ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। और इसी प्रकार की कई अन्य चीज़ें बनती है जिनके लिए बोला जाता है कि ये बायोडिग्रेडेबल है, ये इको फ्रेंडली है। तो वो इको फ्रेंडली मार्क जो है वो इस प्रकार के इको मार्क से पता लगता है कि जो चीज़ किसी दुकानदार के द्वारा या फिर किसी कंपनी के द्वारा बोली जा रही है वो सच है, और इसका जो टेस्ट होता है, जो परीक्षण होता है, ये इस प्रकार के जो संस्थान हैं, जिसमें बीआईएस एक संस्थान है, एक बॉडी है, उनके द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे भारत में अगर कोई आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो आपको किस मार्क को चेक करना चाहिए, अगर आप प्रोसेस्ड फूड खरीद रहे हैं तो आपको किस मार्क को चेक करना चाहिए, या फिर अगर आप कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आपको किस मार्क को चेक करना चाहिए। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है वो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है भारतीय संस्कृति पोर्टल से संबंधित। तो आपको पता है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो इंडिया का कल्चर है, वो बहुत ही वास्ट है और बहुत ही डाइवर्स है, और इसके साथ ही इसमें टेंजिबल और इंटेंजिबल कल्चर जो है वो दोनों ही शामिल है। भारत में टेंजिबल और इनटेंजिबल हेरिटेजेस जो हैं वो दोनों हैं। टेंजिबल और इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है? टेंजिबल का मतलब है मूर्त और इनटेंजिबल का मतलब है अमूर्त। टेंजिबल मतलब जो चीज़ें खराब हो सकती है, जैसे बुक है, बुक हो सकता है कि वो थोड़े टाइम बाद खराब हो जाए। लेकिन इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज मतलब अगर हमारी कोई रीति रिवाज है, अगर हमारा कोई म्यूज़िक है या फिर हमारी कोई लैंग्वेज है जो कि फिजिकली ख़राब नहीं हो सकती है, तो उसे कहते हैं इंटेंजिबल। तो भारत में टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों ही तरीके के जो कल्चर हैं वो विद्यमान है। हमारी कई ऐसी बुक्स हैं, कई डांस है, म्यूज़िक है, मॉन्यूमेंट और स्कल्पचर हैं, एंटीक्स हैं या फिर लैंग्वेजेस हैं, जो कि बहुत ही वास्ट है और डाइवर्स है। और इसको रिजर्व रखने के लिए और इसको एक स्थान पर लाने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उनके द्वारा एफर्ट किया गया है, ताकि ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर आ जाए। और उसके लिए ये जो सिंगल ई प्लेटफॉर्म बनाया गया है, भारतीय संस्कृति प्लेटफॉर्म जिसे नाम दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संस्कृति प्लेटफॉर्म जो है वो है ताकि हमारे भारत की जो वास्ट और डाइवर्स कल्चर हेरिटेज है, अर्थात
जो विशाल सांस्कृतिक विरासत है हमारी वो एक स्थान पर लाई जा सके। तो ये पोर्टल जो है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इस तरीके का पोर्टल है ये। और जो कंटेंट इस पोर्टल पर अवेलेबल होगा वो इसलिए लाया गया है ताकि जो हमारी जनता है, जो पब्लिक है, उनको लोकल, नेशनल और ग्लोबल लेवल पर जो हमारी नॉलेज हमारे पास अवेलेबल है कल्चर को लेकर वो दी जा सके। और ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो कि कई लैंग्वेजेस में है। तो अभी ये 2 लैंग्वेजेस में मौजूद है, लेकिन इसे बाद में आगे और भी लैंग्वेजेस में पढ़ाया जा सकता है ताकि देश में और दुनिया में हमारी जो हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज है, उसके बारे में जानकारी प्रदान की जा सके और हम उसे एक जगह इकट्ठा कर कर रख सके। इसके साथ ही जो लोगों को इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा वो होगी कई तरीके की ई पुस्तकें होंगी, चित्र होंगे, ऑडियो क्लिप है, वीडियो क्लिप है जो कि इसके अंतर्गत प्रदान की जाएगी और साथ ही कुछ दुर्लभ पुस्तकें भी है। भारत का जो ये संस्कृति पोर्टल है ये विभिन्न श्रेणियों के माध्यम से भारत की जो टेंजिबल और इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसको कई कैटेगरी में मेंशन किया गया है, जिसमें मनुस्क्रिप्ट्स हैं, कुछ म्यूजिक आर्टिफैक्ट्स हैं, पेंटिंग है, इसके अलावा कुछ फोटोग्राफ्स हैं। साथ ही भारत का जो खाना है और जो संस्कृति है उसके बारे में इस पोर्टल में बताया गया है। इसके बाद में भारत के कई जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो सिर्फ भारत में मिलते हैं उनके बारे में बताया गया है। साथ ही कई पुराने डॉक्यूमेंट्स है, कई हमारे देश की ऐसी सोशल प्रैक्टिसेस हैं, ऐसी कई सामाजिक प्रथाएं हैं, अनुष्ठान हैं, वो इन सभी में शामिल है। साथ ही कई जो त्यौहार होते हैं, जो मौखिक परंपराएं होती है, दुर्लभ वस्तुएं होती है, उन सभी का विवरण जो है वो इसमें शामिल है। और ये जो पोर्टल है इसमें भारत का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था तब से लेकर अभी तक जो भी भारत का कल्चर है उसके बारे में बताया गया है। ये जो पोर्टल है ये अभी 2 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है इंडियाज़ फर्स्ट टर्मिनल फॉर प्राइवेट जेट। तो आपको पता है कि भारत में कई प्राइवेट जेट्स हैं, लेकिन अभी तक जो एयरपोर्ट्स थे उनमें प्राइवेट जेट जो है उनके लिए टर्मिनल नहीं था। जो एयरपोर्ट होते थे वहाँ पे जो टर्मिनल होते हैं वो कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए होते थे, लेकिन अब अगर आपके पास अपना खुद का जेट है तो उसके लिए भी टर्मिनल भारत में बनाया गया है। ये टर्मिनल कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? तो ये दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन कि जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आपको ध्यान रखिएगा, ये मैंने पहले भी बताया था कि अलग अलग स्थानों के जो एयरपोर्ट के नाम है वो अलग अलग पर्सनैलिटी के नाम पर रखे गए हैं और कभी कभी आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कौन से स्थान के एयरपोर्ट को बोला जाता है? ये आपको पहले भी बताया जा चुका है और जैसा मैंने आज बोला, द मोर यू प्रैक्टिस हेयर द लेस यू विल ब्लीड इन द बैटल। अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आपको जवाब देना है कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है। ये जो इनॉग्रेशन किया गया है ये किया गया है हरदीप सिंह के द्वारा, हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी जो हैं वो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर है। तो अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, हमारे भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर अर्थात नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं वो कौन है? तो वो है हरदीप सिंह पुरी। और इनके द्वारा दिल्ली में भारत के पहले जनरल एविएशन टर्मिनल जो है उसे इनॉग्रेट किया गया है, उसका उद्घाटन किया गया है। ये जो टर्मिनल है ये हैंडल करेगा फ्लाइट ऑपरेशन ऑफ प्राइवेट जेट। प्राइवेट जेट जो है उन फ्लाइट्स के ऑपरेशंस जो हैं वो इस टर्मिनल के द्वारा मैनेज किए जाएंगे। तो ये एक प्रकार से मील का पत्थर बन गया है, माइलस्टोन बन गया है और ये एक हाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा पैसेंजर्स को, अर्थात उच्च स्तरीय बुनियादी ढांचा जो है वो प्रोवाइड करेगा। क्योंकि अगर किसी के पास में प्राइवेट जेट है तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो। तो ये जो टर्मिनल है इसमें आपको याद रखना है कि टोटल 57 पार्किंग बेज है, मतलब 57 स्थान है जहाँ पर ये जो प्राइवेट जेट है इन्हें पार्क किया जा सकता है। और इसके अलावा 150 प्राइवेट जेट फ्लाइट पर डे यहाँ से ली जा सकती है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कुछ ज़्यादा है प्राइवेट जेट्स के लिए, कितने लोगों के पास में प्राइवेट जेट है। लेकिन अगर आप नंबर्स देखें तो भारत में अभी 100 से अधिक जो जनरल एविएशन एयरक्राफ्ट है, मतलब इस तरीके के जो जेट्स हैं वो हैं। और इसके साथ ही 300 से ज़्यादा नॉन शेड्यूल ऑपरेशन रजिस्टर होते हैं, मतलब जैसे अचानक इस तरीके की जो फ्लाइट है वो रजिस्टर होती है DGCA के अंतर्गत। तो DGCA है जो इन सभी के बारे में ऑपरेशन जो है उनका ध्यान रखता है। DGCA की फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये जो DGCA है ये आता है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर, ये आपको ध्यान रखना है।
और इसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद रखना है कि ये जो टर्मिनल होगा इसे गार्ड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स अर्थात CISF जो है उसके द्वारा। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे सुरक्षा CISF के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर अगर हम DGCA अर्थात डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन विमानन महानिदेशालय जो है उसके बारे में बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है अर्थात नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय है अर्थात इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए DGCA के लिए वो है सुरेश प्रभु। और इसके अलावा आपने देखा कि हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं वो है हरदीप सिंह पुरी। तो ये जो दो नाम हैं ये आपको याद रखने हैं परीक्षा की दृष्टि से, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में हम चलते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स का हमारा जो सेक्शन है उसकी तरफ। इसमें हमारी न्यूज़ है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको 19 सितंबर को 60 साल पूरे हो चुके हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये किन दो कंट्रीज़ के बीच में है, तो ये है इंडिया और पाकिस्तान अर्थात भारत और पाकिस्तान के बीच में। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो चीन है जो चाइना है वो इस इंडस वाटर ट्रीटी का पार्ट नहीं है और इस इंडस वाटर ट्रीटी को 60 साल पूरे हो गए हैं। ये साइन की गई थी 1960 में, ये भी आपको याद रखना है। ये इंडस वाटर ट्रीटी किस लिए है, तो जो इंडस नदी जो है सिंधु नदी जो है उसके पानी को लेकर ये जो ट्रीटी है ये साइन की गई थी। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि जो इंडस वाटर की सहायक नदियां हैं तो कुल 6 नदियां हैं जिन्हें बांट दिया है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो सिंधु नदी है वो ओरिजिनेट भारत से नहीं होती है, उसका ओरिजिनेशन जो है वो चीन में है। चीन के इस स्थान से ये जो इंडस नदी है ये जो सिंधु नदी है ये ओरिजिनेट होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे बोला जाता है कि जो सिंधु नदी है उसकी उत्पत्ति भारत में किसी स्थान से हुई है तो नहीं, उसकी उत्पत्ति चीन से हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसका भाग चीन नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जो चीन है इस नदी का जो कोर्स है जो रास्ता है वो बदल दे और इससे भारत और पाकिस्तान जो है वो दोनों ही प्रभावित होंगे। लेकिन इस इंडस वाटर की जो सहायक नदियां हैं, इंडस रिवर की सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उसे भारत और पाकिस्तान के बीच में बांटा गया है। और अगर हम ये जो सहायक नदियां हैं इनके ओरिजिनेशन की बात करें तो सतलज जो है उसकी उत्पत्ति भी भारत में नहीं होती है। सतलज भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ये भी जो चीन है वहाँ से उत्पत्ति होती है। इसके अलावा हम यहाँ पर जिस भी नदी की बात करेंगे जिसमें रवि, बियास, सतलज और इसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे झेलम, चिनाब और इंडस की। तो ये जो 6 नदियों की हम बात कर रहे हैं इनमें से इंडस और सतलज जो है वो आती है चीन से और इसके अलावा रवि, बियास और झेलम और चिनाब इन सभी की उत्पत्ति भारत में हुई है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि रवि, बियास और सतलज ये जो 3 नदी है ये आती है इंडिया के अंडर में इस इंडस वाटर ट्रीटी में। इसका जो एक्सक्लूसिव राइट है वो इंडिया को दिया गया है, मतलब इसके पानी का जो उपयोग है वो भारत के द्वारा किया जा सकता है। और इसके अलावा जो झेलम, चिनाब और सिंधु नदी है इसका एक्सक्लूसिव राइट दिया गया है पाकिस्तान को, मतलब इसके पानी का उपयोग जो है वो पाकिस्तान के द्वारा किया जा सकता है। इन तीनों नदियों को बोला जाता है वेस्टर्न रिवर क्योंकि ये आती है पश्चिम भाग में। और इसके अलावा जो रवि, ब्यास और सतलज है जो इधर आ रही है इन्हें बोला जाता है ईस्टर्न रिवर क्योंकि ये ईस्ट के क्षेत्र में आती है इंडस नदी के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड बैम्बू डे। तो वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाया जाता है? सबसे पहले ये मनाया जाता है 18 सितंबर को, मतलब हमने 2 दिन पहले वर्ल्ड बैम्बू डे जो है वो मनाया था। क्यों मनाया जाता है? ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके बैम्बू के जो बेनिफिट है, बैम्बू के जो फ़ायदे हैं उसके बारे में और इसका एवरीडे प्रोडक्ट्स जो है उसमें यूज़ बढ़ाने के लिए, इको फ्रेंडली यूज़ जो है उसे बढ़ाने के लिए। तो ये जो बम्बू है इसका उपयोग कई प्रकार की चीज़ें बनाने में किया जा सकता है और उसके उपयोग को बढ़ाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए जो वर्ल्ड बैम्बू डे है ये मनाया जाता है। अभी जो वर्ल्ड बैम्बू डे है मनाया गया है 2020 में, ये 11वां एडिशन है और इसकी जो थीम है वो है बैम्बू नाउ। तो थीम जो है किसी भी डे की वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये बैम्बू डे की थीम यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है बैम्बू नाउ। यहाँ पर अगर हम वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, क्योंकि ये जो वर्ल्ड बैम्बू डे है वो मनाया जाता है वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम के एंटवर्प में और
इसकी स्थापना की गई थी 2005 में। इसके अलावा इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो हैं सुजैन लुकास। तो इस तरीके से हमने वर्ल्ड बैम्बू डे जो है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की। अब हमारा जो नेशनल और इंटरनेशनल पर्सनालिटी इन न्यूज़ का सेशन है, अर्थात विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व, उसमें हम चर्चा करेंगे अक्षय कुमार की। ये अक्षय कुमार जो एक्टर हैं वो नहीं है, बल्कि ये अक्षय कुमार है जिन्होंने आइस हॉकी इंडिया जो है उसके ये फाउंडर है और डायरेक्टर है। तो भारत की जो आइस हॉकी एसोसिएशन है उसके फाउंडर थे और फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं ये अक्षय कुमार, और इनका अभी निधन हो गया है। ये 51 वर्ष के थे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अक्षय कुमार जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं, तो ये आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है उससे संबंधित है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन था इसके फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी बने थे 2002 में, और ये इस पोजीशन पर रहे वर्ष 2013 तक, और इसके साथ ही ये वहाँ के डायरेक्टर भी थे। ये IIHF कांग्रेस में भारत के लिए एक प्रतिनिधि थे और उन्होंने कई वर्षों तक आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है उसका नेतृत्व किया। तो ये यहाँ पर आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट सेक्शन है बुक्स और अवार्ड्स को लेकर, अर्थात पुस्तकें और पुरस्कार। तो हम सबसे पहले बात करेंगे नेशनल बुक अवार्ड की। तो नेशनल बुक अवार्ड का जो 2020 एडिशन है वो आने वाला है। 2020 के लिए नेशनल बुक अवार्ड जो है वो घोषित किया जाना है, और उसके लिए एक जो लॉन्ग लिस्ट है वो प्रकाशित की गई है कि कौन कौन सी जो बुक है वो नॉमिनेटेड हुई है नेशनल बुक्स अवार्ड के लिए। तो कई सारी बुक थी, उनमें से जो 10 बुक है उनको सेलेक्ट किया गया है। अब इन 10 बुक्स में से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो इसका फाइनल अनाउंसमेंट किया जाएगा नेशनल बुक अवार्ड का वो बाद में किया जाएगा, लेकिन उसमें ये जो 10 बुक है वो लिस्ट की गई है। इन 10 बुक में से एक ये पूनाची बुक जो है ये इम्पॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर नेशनल बुक अवार्ड की। तो ये कौन से कंट्री से रिलेटेड है, तो आपको ये याद रखना है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होस्ट करता है। नेशनल बुक अवार्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लगे कि ये इंडिया से रिलेटेड है। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होस्ट करता है। नेशनल बुक अवार्ड जो है एक एनुअल लिटरेसी अवार्ड है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, और ये दिया जाता है नेशनल बुक फाउंडेशन के द्वारा। पहली बार ये अवार्ड दिया गया था 1936 में। उसके बाद में वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो चालू हो गया, जिसके बाद में इसे नहीं दिया गया। इसके बाद में वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ तो 1950 में इसे वापस रीस्टैब्लिश किया गया। नेशनल बुक अवार्ड के रीस्टैब्लिश होने के बाद में 1988 में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, नेशनल बुक फाउंडेशन, जो हमने देखा कि ये जो अवार्ड है उसको होस्ट करती है। ये इसीलिए बनाई गई थी ताकि नेशनल बुक अवार्ड जो है उसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके, अर्थात उसका संचालन किया जा सके। तो इस ईयर जो अवार्ड की लिस्ट दी गई है उसमें हमने बात करी कि एक बुक है, इम्पॉर्टेंट नाम उसका, ये बुक है पुनाची और द स्टोरी ऑफ अ ब्लैक गोट। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक इंग्लिश ट्रांसलेशन है तमिल बुक का, जो कि किया गया है एन कल्याण रमन के द्वारा। ये पब्लिश की गई है, ये जो तमिल बुक का इंग्लिश वर्जन है ये पब्लिश किया गया है एक US पब्लिशर के द्वारा, और ये ट्रांसलेटेड लिटरेचर की जो कैटेगरी है उसमें इसे लिस्ट में लाया गया है। तो इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो तमिल बुक है उसका ट्रांसलेशन है, और एक प्रकार से ये नेशनल बुक अवार्ड जो कि पूरे विश्व में से ये पुस्तकें चुनते हैं, तो उसमें एक प्रकार से भारत की एक पुस्तक है वो यहाँ पर आई है। हमारा नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है बुक्स बाय APJ अब्दुल कलाम। तो हमारा जो बुक्स का सेशन है जिसमें हम कोई भी नई बुक आती है या फिर कोई इंपॉर्टेंट बुक है वो देखते हैं। तो APJ अब्दुल कलाम, जिसने की मिसाइल मैन कहा जाता है, आपसे पूछा जा सकता है APJ अब्दुल कलाम जो है उन्हें किस उपनाम से जाना जाता है, किस निकनेम से जाना जाता है। तो APJ अब्दुल कलाम वॉज मिसाइल मैन ऑफ आवर कंट्री, और इसके साथ ही ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अर्थात फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी रह चुके हैं। तो इनके द्वारा जो इम्पॉर्टेंट बुक्स लिखी गई थी हम वो देखते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि विंग्स ऑफ फायर आपसे पूछ लिया जाएगा कि किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये APJ अब्दुल कलाम की बुक है। इसके अलावा इग्नाइटेड माइंड जो है वो भी APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई थी। साथ ही यू आर यूनिक, ये बुक भी APJ अब्दुल कलाम की है। इंडिया 2020, ये भी APJ अब्दुल कलाम की एक इम्पॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा इनडोमिनेबल स्पिरिट, ये भी APJ अब्दुल कलाम की बुक है। टर्निंग पॉइंट अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस, ये भी APJ अब्दुल कलाम की एक इम्पॉर्टेंट बुक है। टारगेट 3 बिलियन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन,
तो ये एपीजे अब्दुल कलाम ने ऑथर की है। इसके साथ ही गवर्नेंस फॉर ग्रोथ ऑफ इंडिया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। तो ये जो सारी बुक्स के नाम हैं ये आपको याद करने हैं। इसके बाद में हम चलते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन की तरफ। तो खेल समाचारों में हमारा जो टॉपिक है वो है खेलो इंडिया फिर से। तो ये खेलो इंडिया फिर से क्या है, तो कोरोना वायरस पेंडेमिक जो चल रहा था, कोविड-19 जो चल रहा है, उसके चलते क्या देखा गया कि जो कन्वेंशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम थे जो कि हमारी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनके द्वारा विभिन्न जो सेंटर हैं स्पोर्ट्स के वहाँ पर किए जाते थे, लेकिन अब वो कोविड के चलते बंद हो गए थे। और इसके साथ ही जो स्पोर्ट की प्रमोशनल स्कीम है वो भी टेम्परेरीली बंद कर दी गई थी। और जो इंडियन एथलीट होते हैं, जो भारतीय खिलाड़ी होते हैं, उनकी जो फॉरेन में ट्रेनिंग कराई जाती है वो भी कोविड-19 के चलते बंद हो गई थी, लेकिन अब उसे पुनः चालू किया है और उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो लाया गया है और इसे बोला गया है खेलो इंडिया फिर से। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का मतलब है कि एक प्रोसीजर बनाया गया है कि इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग जो है सेंटर्स में वो बनाकर रखनी है। इसके अलावा जो स्टाफ फैसिलिटी है या फिर जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स होंगे या फिर जो हाइजीनिंग एक्सपर्ट होंगे, उन सभी की वहाँ पर मौजूदगी होगी और उन सबके लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो लाए गए हैं ताकि जो स्पोर्ट एक्टिविटी है कंट्री में वो वापस चालू की जा सके और ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं वो वापस चालू किए जा सके। तो ये जो गाइडलाइन है ये दी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा और इसके अंतर्गत अब जो ये वापस ट्रेनिंग सेंटर है इन्हें चालू किया जाएगा खेलो इंडिया फिर से के अंतर्गत। तो ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एसओपी है, ये सभी स्टेक होल्डर को कवर करता है जो कि ट्रेनिंग सेंटर में होते हैं। इसमें एथलीट्स के लिए भी कार्य है, टेक्निकल जो और नॉन टेक्निकल सपोर्टिंग स्टाफ जो है उनके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए, हॉस्टल के लिए और फैसिलिटी मैनेजमेंट स्टाफ जो है या फिर सेंटर पे किसी भी तरीके के विजिटर आते हैं तो उन सभी के लिए जो एसओपी है वो इसमें बताया गया है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट सेशन है जिसमें हम स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। उसमें आज हम बात करेंगे लैंग्वेजेस इन इंडिया, अर्थात भारत में जो भाषाएं हैं उनके बारे में। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं लैंग्वेजेस को लेकर जिनसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, और जो ये यूजुअली पूछा जाता है कि भारत में कितनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। तो जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं या फिर रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं भारत में वो हैं 22। और ये किसके अंतर्गत बताई गई है, तो ये भारत में जो 8 शेड्यूल है उसके अंतर्गत है। कुल 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस जो है वो भारत में है। 22 लैंग्वेजेस को भारत में मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा क्या ये जो 22 लैंग्वेजेस है ये तभी दी गई थी जब संविधान को लागू किया गया था, अर्थात 1950 में जब संविधान को लागू किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तब जो जिन लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया था वो सिर्फ 14 लैंग्वेजेस थी। उसके बाद में क्या हुआ कि ये जो 8 शेड्यूल है जिसके अंतर्गत ये जो लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है उसमें सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, मिथाली, डोगरी, बोडो और संथाली, इन्हें बाद में ऐड किया गया और इसके बाद में ये जो लैंग्वेजेस है ये अब 22 लैंग्वेजेस हो चुकी है। इसके साथ में आपके लिए एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हमने देखा कि जो रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस है वो 22 है, तो क्या इंग्लिश भी इसमें एक रिकॉग्नाइज लैंग्वेज है? तो नहीं, इंग्लिश इसके अंतर्गत रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया जो है उसमें नहीं आती है। इसके बाद में जो आर्टिकल 343(1) है ये आपको याद रखना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 343(1) है उसके अनुसार भारत की जो आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो है देवनागरी लिपि में हिंदी। तो ये हमने कुछ दिनों पहले भी हमारा जो डीएनए है उसमें चर्चा करी थी। हिंदी दिवस वाले दिन हमने इसमें चर्चा करी थी, जिस दिन देवनागरी लिपि जो कि हिंदी में लिखी है उसे भारत की आधिकारिक भाषा बनाया गया था, उस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा भारत में जितनी मदर टंग है जिन्हें अभी तक आइडेंटिफाई किया गया है, जिनकी पहचान की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट जो आई थी 2011 की, उसके अनुसार भारत में टोटल 234 आइडेंटिफाइड लैंग्वेज है। मतलब ये जो रिकॉग्नाइज की गई है, इसके अलावा क्या है कि भारत में कई ऐसी छोटी छोटी ट्राइब्स है जिनके द्वारा कुछ लैंग्वेज बोली जाती है। कई लैंग्वेज ऐसी है जो सिर्फ कुछ 100 लोगों के द्वारा बोली जाती है, लेकिन वो लैंग्वेज भी एक तरीके से आइडेंटिफाई की गई है और भारत में बोली जाती है। इसके अलावा भारत में कुछ क्लासिकल लैंग्वेजेस भी है। तो भारत में कुल 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस है। तो
कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले जो क्लासिकल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज की गई थी वो कौन सी थी। तो सबसे पहले तमिल जो है उसे क्लासिकल लैंग्वेज अर्थात शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। उसके बाद में संस्कृत, कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु और उड़िया, इनको भी शास्त्रीय भाषा अर्थात क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया। तो इन सबको मिलाकर भारत में अभी कुल 6 क्लासिकल लैंग्वेज अर्थात शास्त्रीय भाषा है। इसके अलावा कुछ कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी आपसे पूछी जा सकती है। तो नागालैंड के लिए पूछा जा सकता है, नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज अर्थात आधिकारिक भाषा है इंग्लिश। आपको पता है हमने कंट्री के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज देखी हिंदी है, लेकिन नागालैंड के लिए आधिकारिक भाषा इंग्लिश है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा उर्दू है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके साथ ही गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है कोंकणी। जो लैंग्वेज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यूज करते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेस्क्राइब की गई है भारत में, वो है इंग्लिश। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेस्क्राइब लैंग्वेज इंग्लिश है। इसके बाद में लक्षद्वीप की जो प्रिंसिपल लैंग्वेज है वो है जैसेरी, जिसे द्वीप भाषा भी बोला जाता है, और एक है महल। तो ये आपको याद रखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कंट्री में अगर आपसे पूछा जाए कि कॉमनली कौन सी फॉरेन लैंग्वेज बोली जाती है, तो पुदुचेरी जो है, जिसे पहले पौंडीचेरी कहा जाता था, वहाँ पर फ्रेंच बोली जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक फ्रेंच कॉलोनी थी, तो वहाँ पर उस तरीके का कल्चर बन गया है और वहाँ पर फ्रेंच जो है वो भी कई लोगों के द्वारा बोली जाती है। इसके साथ ही जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत भी है। तो इंडिया में केवल ऐसे 2 स्टेट हैं जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है, वो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे क्वेश्चन बन सकता है दैट विच लैंग्वेज इज नोन एज द इटालियन ऑफ ईस्ट। पूर्व की इटली भाषा इटालियन लैंग्वेज किसे बोला जाता है? तो बोला जाता है उसे तेलुगु को। तेलुगु को इटालियन ऑफ द ईस्ट लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही अंडमान और निकोबार आइसलैंड की बात करें तो वहाँ पर हिंदी बोली जाती है, निकोबारीज बोली जाती है, बंगाली बोली जाती है, तमिल बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है और तेलुगु भी बोली जाती है। और इसके साथ ही हमने देखा कि जो इंग्लिश है वो भारत में एक रिकॉग्नाइज लैंग्वेज नहीं है मान्यता प्राप्त भाषा की सूची में, अर्थात जो 22 भाषाएं की सूची है उसमें ये नहीं आती है। तो इस तरीके से हमने लैंग्वेज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में चर्चा करी। इसके संबंध में आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। इसे स्टार्ट करने से पहले जो क्विज हमारा है, जिसमें हम रोज अपलॉज करते हैं जिन भी स्टूडेंट ने सबसे सही आंसर दिए, तो कल का हमारा जो करंट अफेयर का क्विज था उसमें सोनिका खंडेलवाल, खेत सिंह ठाकुर, इनके द्वारा सही जो जवाब है और सबसे पहले जो जवाब है वो दिए गए थे। इसके साथ ही एक एवरीथिंग इज सिंपल, आपका नाम मुझे नहीं पता बट दैट्स योर अकाउंट नेम, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सही आंसर को दिया है। अब हम आज का क्विज जो है वो स्टार्ट करते हैं और इसका सही आंसर जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ताकि आप जो है ये पता लगा सके कि आपने इतना जो सुना है उसमें आपका ध्यान कितना था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्पाइसबस पोर्टल जो है वो किससे संबंधित है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से, एयरलाइंस ऑपरेशन से, एग्रीकल्चर ई मार्केट प्लेस से, या फिर रेलवे की बुकिंग से। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू ज्वेलर्स इन द मार्केट? ज्वेलर्स जो हैं उन्हें कौन से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है? एफपीओ मार्क, एग मार्क, बीआईएस, हॉलमार्क की, या फिर इनमें से किसी की भी नहीं। नेक्स्ट है, एट विच एयरपोर्ट इंडियाज फर्स्ट जनरल एविएशन टर्मिनल इज इनॉग्रेटेड? भारत के जो पहला जनरल एविएशन टर्मिनल है उसका उद्घाटन किस एयरपोर्ट पर किया गया है? मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट, या फिर बैंगलोर एयरपोर्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैम्बू डे जो है वो कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को, 18 अक्टूबर को, 18 जुलाई को, या फिर 18 मार्च को? अब यहाँ पर आपको ये देखने में बहुत ईजी लग रहा होगा, लेकिन जब यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए प्रैक्टिस इज द की। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल बुक अवार्ड इज एन एनुअल लिटरेसी अवार्ड ऑफ विच कंट्री? राष्ट्रीय बुक पुरस्कार जो है वो किस देश का वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार है? यूएसए का, इंडिया का, फ्रांस का, या फिर चीन का? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी क्लासिकल लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया? भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 5, 4, 6 या फिर 8? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन? किन देशों के बीच में सिंधु जल संधि जो है उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं? भारत या फिर पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान या फिर चीन, भारत
और चीन के बीच में या फिर भारत, नेपाल और भूटान के बीच की संधि है ये। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बुक जिसका टाइटल है गवर्नेंस फॉर ग्रोथ इन इंडिया जो है उसके लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी, बी.आर. अंबेडकर, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर नरेंद्र मोदी। तो ये आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, आज का ये क्विज है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और एकदम सही आंसर आपको देने की इसकी कोशिश करनी है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू लाइक दिस सेशन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन।